विलासपुर गांव में सुजाता अपनी बहू चमेली के साथ रहा करती थी। चमेली का बेटा रामू एक गंभीर बीमारी के कारण कई साल पहले ही अपने परिवार को छोड़कर जा चुका था, जिसके बाद से सुजाता और चमेली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने पति की मौत के बाद अपनी सास सुजाता की देखभाल के साथ साथ चमेली अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए गांव के जमींदार के खेतों में काम करा करती थी। अरे क्या बात है चमेली, लगता है कुछ अच्छा बना रही है। वैसे आजकल तो मुझे काम के चक्कर में समय नहीं मिलता जो किसी से मिल पाऊं। अरे बहू, अरे बहुत अच्छा है रज्जो कि तू अपने कामों में लगी रहती है, वरना इधर उधर बैठकर दो लोगों से बात करने से मिलेगा ही क्या। हाँ हाँ रज्जू भाभी, आपका तो अच्छा है जो आप बिजी रहती हो। वैसे आप जो काम करती है ना, वहाँ मेरे लिए कोई काम हो ना तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो जानती हैं जमींदार जी के खेतों में बैल की तरह काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही नहीं हो पाता। हाँ हाँ रज्जो, बहू के लायक कोई काम हो तो जरूर बता दियो। हाँ ठीक है काकी, मैं कल ही अपने मालकिन से बात करती हूँ। पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और काम भी अच्छा है। रज्जू शहर के एक अमीर आदमी के घर पर काम किया करती थी और वहाँ से वो अच्छे अच्छे कपड़े, खाने का सामान सब लेकर आया करती, जिससे गांव के लोगों को लगता कि रज्जो शहर में अच्छा खासा कमा रही है। लेकिन रज्जो दिमाग की बहुत तेज थी। एक रोज सुजाता खेत में काम कर रही होती है और अपनी बहू के साथ में वो मेहनत कर रही थी। तभी गांव का ही केशव सुजाता को देखकर रुक जाता है। राम राम काकी, और कैसन हो? तबीयत ठीक है ना? अरे केशव, कैसा है तू? मैं तो अच्छी हूँ, बस दिन गिन रही हूँ अपने, ना जाने कब मौत आ जाए। शहर से कब आया तू? अरे कैसन बात कर रही हो काकी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपके आगे और अभी तक तो आपका बुढ़ापा भी नहीं आया। अरे अब क्या ही बताऊं बेटा, जब से रामू गया है जिंदगी सूनी हो गई है, जीने की इच्छा ही नहीं होती। अरे काकी, वो हमको पता चला था, हमको तो बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं काकी, भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना। हाँ ये तो है बेटा, भगवान अपने सारे दोष तो नहीं लेता। और शहर में तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे काकी, आपके आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दुआ से सब बढ़िया है। अब तो हम वहाँ रहने भी लगे हैं। और आपको पता है काकी, वो जो रज्जो है ना, रज्जो, वो हम शहर में देखते हैं, वो कई आदमियों के साथ घूमती है और जब हमको देखते हैं ना तो मुंह ढक लेती है जैसे हमको जानती ही ना हो। और उसके साथ एक आदमी भी हमेशा रहता है। अरे वो जहाँ काम करती है वो तो बताती है कि एक घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही सब काम करती है ना। खैर जाने दे, हमें क्या करना। हाँ काकी, आप ठीक कह रही हो। अरे कुछ भी करे, हमको का। केशव के जाने के बाद ही चमेली अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये कैसे रज्जू भाभी के बारे में गलत कह रहे थे, बल्कि इनका तो खुद की भाभी के साथ चक्कर था। वही तो, अपने दिन भूल गया और दूसरी औरत मेहनत करके खा रही है तो उसको जलन हो रही है। मर्द जात होते ही ऐसे हैं। हाँ माँ जी, उन्हें भी कितनी दिक्कत थी पहले, लेकिन जब से रज्जू भाभी शहर जाकर काम करने लगी है, उनकी स्थिति में भी काफी सुधार आया है। दोनों सास बहू खेत में काम करते हुए बातचीत कर रही थी। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और दोनों घर पहुंचते हैं। सुजाता हाथ पैर धोकर बैठी राम नाम जप रही थी। तभी सुजाता की पड़ोसन रज्जो का आना होता है। अरे सुजाता काकी, चमेली कहाँ है? बहुत अच्छी खबर लाई हूँ दोनों के लिए। अरे रज्जू भाभी, आप आइए ना, बैठिए, बताइए क्या खुशखबरी लेकर आई हो आप? अरे शहर में मेरी मालकिन के घर तुम दोनों सास बहू का काम पक्का हो गया है। कल सुबह ही तुम दोनों को बुलाया है मालकिन ने। क्या बात कर रही हो आप रज्जू भाभी? हम शहर जाएंगे, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। बहुत बहुत मेहरबानी रज्जू, जो तूने हमारे बारे में इतना सोचा। इतना तो अपना भी नहीं सोचता कोई, तूने तो फिर भी हमारे लिए बहुत सोचा है। अभी तो चलती हूँ काकी, सुबह आप दोनों तैयार रहना और मेरे साथ ही चलना। चमेली और सुजाता तो खुश थे कि उन्हें खेतों में काम करने से तो छुटकारा मिलेगा और शहर जाकर वो अच्छा खासा कमा लेंगे। अब इसी खुशी के साथ दोनों अगले दिन रज्जो के साथ सुबह सुबह शहर निकल जाते हैं। रज्जो दोनों को एक बड़ी सी हवेली लेकर जाती है। अरे रज्जू भाभी, कितनी बड़ी हवेली है, इतने बड़े घर में कितने सारे लोग रहते होंगे। सच में बहू, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक मेरे मालिक और एक मेरी मालकिन। अरे बाप रे, अगर हमारे गांव में इतना बड़ा घर हो जाए तो यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरा गांव रह सकता है। थोड़ा धीरे बोलो काकी,
आओ आपको कमरा दिखाती हूँ। आप दोनों यहाँ मालकिन का इंतजार करो, मैं इन्हें बता कर आती हूँ कि आप दोनों आ गए हैं। इस कमरे में बैठे हम। आजा आजा बहू, देखना कमरा कितना सुंदर है। माँ जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्या ही बताऊं। मैं तो रज्जू भाभी की मालकिन से मिलना चाहती हूँ, जिनका इतना बड़ा घर है। अब रज्जू सुजाता और चमेली को उस कमरे में बैठाकर बाहर से कमरे की कुंडी लगा देती है और ये सुजाता को बड़ा अजीब लगता है। बहू, ये रज्जू हमें इस कमरे में बिठाकर कमरा बंद करके क्यों गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ जी, बड़े लोग अपना कमरा बंद ही रखते हैं। हो सकता है रज्जू भाभी की मालकिन उन्हें कहती हो सभी कमरे बंद होने चाहिए। आप तो खामखा ही परेशान हो रही हो। चमेली पूरे कमरे में घूमती है और कमरे में रखे सामानों को छू छू कर देख रही होती है। चमेली तो खुश थी, लेकिन सुजाता को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह सुबह से शाम यानी कई घंटे बाद दोनों सास बहू को उस कमरे में अजीब सा लगने लगता है। माँ जी, अब तो मुझे भी ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ। लगता है रज्जू हमें फंसा कर चली गई है। एक तो भूख प्यास से जान जा रही है, ऊपर से पूरा दिन हमारा इस कमरे में बीत गया। माँ जी, 1 मिनट, कहीं से आवाज आ रही है, ध्यान से सुनिए जरा। ये रज्जू भाभी की ही आवाज है ना? इस सास बहू के बस 10,000 का सौदा था। अरे 20,000 पर बात हुई थी, तो आप इतने कम क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, अगर मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे तो मैं इन दोनों को यहाँ से ले जाऊंगी। माँ जी, हम दोनों का तो रज्जू भाभी सौदा कर चुकी है। हम दोनों तो बिक चुके हैं माँ जी। हमने रज्जू भाभी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। बहू, मैं कह रही थी ना तुझे कि कुछ गड़बड़ है, और देख इस करम जली ने क्या कर दिया। अब हम क्या करेंगे बहू? अभी तो हमें ये सोचना है कि हम यहाँ से निकले कैसे। माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है हमारे साथ। हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, हम गरीब सास बहू की। चमेली और सुजाता को जब पता चलता है कि उनका सौदा उन्हीं की पड़ोसन रज्जू ने किया है, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। अब दोनों ही सास बहू अपने अपने हाथ में फूलदान लिए दरवाजे के दोनों तरफ खड़ी हो जाती है और जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है, दोनों सास बहू उसके सर पर फूलदान तोड़ देती हैं। वो आदमी नीचे गिर पड़ता है और उसके सर से खून बह रहा था और इधर सुजाता और चमेली एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागती हैं। माँ जी, जितनी जल्दी हो सके हमें इनकी शिकायत पुलिस में करनी होगी, वरना ये लोग ना जाने कितनी और औरतों और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले तो मैं उस करम जली रज्जू को अंदर करवाऊंगी। अब दोनों ही सास बहू पूछते हुए शहर के थाने पहुंचते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और उस हवेली पहुंचकर लोगों की जान बचाती है और रज्जू को भी जेल पहुंचाती है, जिससे कई सारे लड़कियों की जान भी बच जाती है। और इस तरह पुलिस भी दोनों सास बहू को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें 11,000 रुपए का इनाम देकर उनके गांव उन्हें भेज देती है और साथ ही दोनों सास बहू की बहादुरी के चर्चे भी खूब होते हैं।